Hey everyone, we will start in a few minutes and discuss the Android task and answer your doubts or any question that you have. If you want to share today's agenda, it would be awesome. Yeah, I think we should start now. It's 5:30. Let's wait for a few minutes. I guess Uh, it takes okay. some time. Before Yeah, you that, can start before talking about. starting, yeah. So, for those who are present, तुम लोग ने टास्क स्टार्ट करा एंड्रॉइड का कुछ तुम लोग चैट में बता सकते हो कैसा जा रहा है तुम लोग का टास्क एनीवन कोई प्रॉब्लम्स तुम लोग को आई हो अभी तक हाँ कोई प्रॉब्लम्स हो तो तुम बता सकते हो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं तब तक ज्वाइन करने का एंड हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़ी प्रॉब्लम्स That she almost हाँ हाँ made. हाँ हाँ मतलब तुम लोग व्हाट्सएप पे मुझे टेक्स्ट करते रहते हो तो मैं ट्राई करता हूँ कि तुम लोग के सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम्स के अलावा अगर कोई टास्क से रिलेटेड कोई इश्यू हो कि तुम लोग के क्वेश्चंस कैसे होने हैं एंड क्वेश्चंस कितने होने हैं ऐसा कुछ टू क्रिएट अनदर पेज वी नीड टू क्रिएट अ न्यू एक्टिविटी हाँ मतलब अभी तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो तो तुम लोग एक्टिविटी क्रिएट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट बेटर वे होता है फ्रैगमेंट यूज करना अ, अभी तुम लोग ने शायद पढ़ा ना हो फ्रैगमेंट्स के बारे में तो फ्रैगमेंट्स यूज करके बेटर होता है इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू एक्टिविटी फॉर एवरी क्वेश्चन हाँ हाँ ये रेडियो बटन वाला आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे करना है देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरफेस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो इंटरफेस यूज करके हम लोग कॉन्टैक्ट मतलब अडाप्टर क्लास और मेन एक्टिविटी क्लास में कॉन्टैक्ट बना सकते हैं यूजिंग इंटरफेस इसके अलावा कोई डाउट I had a question. Will we also create an app like last time in today's session? हाँ हाँ आज हम लोग मोस्टली हम लोग फोकस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एंड
उसी के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के स्पेसिफिकेशंस को यूज करके एक हम लोग छोटा सा ऐप बनाएंगे। मतलब इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड आई गेस व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट। नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, आई डोंट थिंक सो। मोस्टली हम लोग कोड करेंगे इस सेशन में। अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कोडिंग में तो मैं तो आई थिंक थोड़ा हेल्प करेगा। And no, Chira, I guess it's the first class Is of this this first class track. now? No. Yeah, but we had a beginner track last week, and but it would be fairly easy to understand, and make sure you join for the whole event. We'll answer any question that you have, or if you are thinking of submitting the Android task that's due in a few days, you can ask any question. And Ankur, it would be awesome if you can share your screen and just discuss the Android task a bit, like what. Yeah, sure, sure. Hold on. One second. Is my screen visible? Okay. Can So, you zoom it a little bit? oh yes, yes. Wait, wait. I'll just increase. Is it better now? Right. So this was your task. So what all you had to do was to make a quiz app with around 3 to 5 questions. It doesn't matter how many questions are there. तुम लोग को बस समझ आना चाहिए कि मतलब यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं एंड इनपुट लेने के बाद तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं उनके रिजल्ट को प्रोसेस करके तुम्हारा टोटल स्कोर कैसे जनरेट करेंगे वो सब इसमें जज करना था मुझे। एंड इसके अलावा द सेकेंड पॉइंट इज द यूजर शुड बी एबल टू सेलेक्ट वन ऑफ द प्रोवाइडेड ऑप्शंस एंड शुड मेंटेन द यूजर्स करंट स्कोर। तो एज अ मतलब मोस्ट सारे क्वेश्चन में यही होता है कि तुम्हारे पास ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जो करेक्ट होता है एंड साथ साथ तुम्हारा स्कोर भी इंक्रीज होता जाता है जैसे तुम्हारा आंसर सही है तो। एंड इसके बाद जैसे तुम्हारा क्विज कंप्लीट होता है एज द नेक्स्ट पॉइंट सेज द यूजर शुड बी एबल टू रीस्टार्ट द क्विज आफ्टर कंप्लीटिंग द क्विज। तो अगर उसने क्विज कंप्लीट कर लिया है तो एक ऐसा तुम्हें बटन होना चाहिए जिससे तुम्हारा जो ऐप का स्टेट है वो रीसेट हो जाए एंड स्कोर 0 हो जाए एंड सारे जो तुम्हारे ऑप्शंस थे वो वापस से रीसेट हो जाए, मतलब कोई भी ऑप्शन सेलेक्टेड ना हो फिर रीस्टार्ट करने के बाद। इसके अलावा द नेक्स्ट इज यू कैन ऐड कलर्स इमेजेस एंड थीम्स टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। हाँ ये जितना तुम लोग इसमें मतलब थोड़ा सा ऑप्शनल है, तुम लोग इसको अवॉइड भी कर सकते हो बट जितना तुम अट्रैक्टिव बनाओगे उतना तुम्हें एडवांटेज मिलेगा इससे। एंड नेक्स्ट इज यस इसके अलावा भी तुम्हें कोई अगर फीचर आता है जो तुम्हें लगता है तुम्हें थोड़ी एज दे सकता है दूसरों के रिगार्डिंग तो फिर तुम उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड फॉर एग्जांपल एज आई स्टेटेड यू कैन मेंटेन हाई स्कोर्स फॉर डिफरेंट सेशंस ऑफ क्विजेस। इसके अलावा हाँ जब तुम लोग सबमिट कर दोगे तो यू मे बी आस्क्ड फॉर एन इंटरव्यू कि तुम लोग ने कैसे सोल्यूशन सोचा एंड कैसे इम्प्लीमेंट करा उसको।
एंड उसके बाद तुम्हारी ये सब रिसोर्सेज हैं. You should definitely go to this link. It is a very developed by Google, and ये यूट्यूब प्रोग्रामिंग ट्रैक है. तो तुम लोग इसमें मतलब जो भी क्विज में तुम्हें यूज करना है वो सब अवेलेबल है इसमें, इंक्लूडिंग फ्रैगमेंट्स ऑल्सो. फ्रैगमेंट्स यूनिट 3 में है. तुम लोग जाओ इसमें एंड किसी पाथवे में फ्रैगमेंट्स होगा, आई डोंट नो, तुम लोग देख सकते हो. एंड लेआउट्स कैसे बनाते हैं वो सब अवेलेबल है इस लिंक में. इसके अलावा हाँ, जब तुम लोग ऐप बना लोगे तो तुम लोग को ऐप की .apk फाइल जनरेट करनी पड़ेगी. .apk फाइल होती है, तुम्हें जब किसी फोन में इंस्टॉल करना है तो .apk फाइल बनानी पड़ती है, उससे तुम इंस्टॉल कर सकते हो किसी भी डिवाइस में. तो तुम्हें वो जनरेट करनी पड़ेगी. एंड तुम किसी भी यूट्यूब में सर्च कर सकते हो, कोई भी तुम्हें मतलब देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्यूटोरियल्स हाउ टू जनरेट .apk फाइल्स. तुम लोग जनरेट कर लो एंड And we उसको show जनरेट करके. it in today's event. Do you have हाँ, some yes, idea yes, I'll for show. it? Yes, yes, I'll Yeah, show that. that would be awesome, right? It takes only 5 minutes. It's not very difficult. And मैंने लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, तुम लोग चेक कर सकते हो उसको. बट आई शो इन टुडे सेशन ऑल्सो. नेक्स्ट अप इज, हाँ तुम लोग जब भी कोई ऐप बनाना तो आई वुड सजेस्ट तुम लोग एक बार ये चेक कर लेना. लेआउट गाइडलाइंस है इसमें. मतलब इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि तुम लोग जब कोई लेआउट यूजर इंटरफेस बना रहे हो तो क्या क्या उसके पैरामीटर्स होने चाहिए जिससे तुम्हारा यूजर इंटरफेस क्लीन दिखे एंड अट्रैक्टिव दिखे. तो सबकी गाइडलाइंस इसमें है, पेज है, तुम लोग चेकआउट कर सकते हो. ऑप्शनल है, नॉट नॉट नेसेसरी. So that's what this task was all about. एंड गूगल फॉर्म लिंक प्रोवाइडेड है. तुम लोग जब टास्क कंप्लीट कर लो तो इसमें जाकर तुम लोग एपीके फाइल अपलोड कर देना एंड स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर देना एज मच एज यू कैन. सो एनी डाउट्स? डोंट इवन नो वीसीडी ऑफ एंड्रॉइड डिजाइनिंग. एंड्रॉइड डिजाइनिंग मतलब जो लेआउट डिजाइनिंग होती है वो तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव होगा. ऐसे कोई गाइड नहीं है स्पेसिफिक. तुम ये चेक कर सकते हो लेआउट वाला कैसे करते हैं. तुम जितने जितने ऐप्स देखोगे, एक्सप्लोर करोगे, उससे उतना तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगी. और जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम उतना तुम्हें एडवांटेज मिलेगा. डू यू हैव टू शो द स्कोर आफ्टर एवरी क्वेश्चन? यू कैन शो ओनली एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन. Yes, I'll explain binding. Please explain intent. Yes, I'll explain intent in today's session. I made an app using activities only. I couldn't learn fragments. It's fine if you can't implement fragments right now. I won't judge you on that. तुम activities use करके भी कर सकते हो. It's fine. So I think we should start with today's session. So today is the prior programming experience track, session 1. These are the prerequisites. You need to have some exposure to object-oriented programming. You need to have a computer if you want to code along, and of course an internet connection. Next up is, before starting, there is something called Kotlin Koans. So if you go to this Android Study Jams web page, I'll open. In the prior programming experience track, there's something called Kotlin Koans. So if you go there, there are many problems that you need to solve using Kotlin. So if you need some practice, if you need to do some practice in Kotlin, you can refer to this website. There are many problems that describe this. These are on the right side. You can see what you need to do, and here in the middle there is a code editor, and you have to solve this problem using Kotlin. तो तुम लोग अगर Kotlin की प्रैक्टिस करनी है, सिंटैक्स की प्रैक्टिस करनी है, Kotlin के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या उसमें नया होता है, क्या क्या चेंज होता है,
जावा से, तो तुम उसकी प्रैक्टिस करने के लिए तुम ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो मैं, अगर तुम लोग कंप्लीट कर लोगे तो मैं फिर इसके अलावा कोटलिन में कुछ रह नहीं जाता सीखने के लिए, एंड इट वोंट टेक मच टाइम। तुम इसको अराउंड 1 मंथ दो, एंड 1 मंथ में तुम मास्टर कर लोगे कोटलिन। एंड इसके बाद नेक्स्ट अप, हाँ, सो we'll start with little introduction to object oriented programming. So in object oriented programming there is something called class. So what a class is, you can think class uh, as of a real world object. तो प्रोग्रामिंग में क्लास इस मतलब काफ़ी रिलेटेड होती है जो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसे रियल लाइफ में तुम्हारी समथिंग, जैसे कोई कार होती है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स, बट जो कार का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो अक्रॉस ऑल कार्स सिमिलर होता है। देयर आर 4 व्हील्स एंड देयर इज अ इंजन एंड देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कार। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में भी अगर तुम्हें कोई ऐसी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है जिसके बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, बट तुम्हें उसमें कुछ चेंजेस करके, बेसिक चेंजेस करके तुम्हें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, डिफरेंट वेरिएबल्स बनाने हैं, तो उसके लिए तुम क्लास यूज कर सकते हो। तो क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिसको यूज करके तुम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स या फिर ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। नेक्स्ट अप इज व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। So one of the main benefit is code modularity. What that means is you can divide your code in different modules. तुम कोड को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करोगे एंड ईच मॉड्यूल विल डील विद इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन। तुम्हें ये सोचना नहीं है कि दूसरा मॉड्यूल कैसे काम कर रहा है, तुम एक मॉड्यूल बनाओ एंड उसकी जो भी फंक्शनलिटी है तुम उस मॉड्यूल में ही इंक्लूड कर सकते हो। Next up is information hiding. So in classes you can use something called private declaration. अगर तुम प्राइवेट ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो, प्राइवेट वेरिएबल्स बना रहे हो, तो उसको दूसरी क्लासेस या प्रोग्राम के दूसरे पार्ट्स उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसको बस वही क्लास एक्सेस कर सकती है। तो अगर तुम जैसे कोई क्लाइंट साइड कोड बना रहे हो, तो एंड उस क्लाइंट साइड में कोड में तुम कोई सर्वर साइड कोड एक्सेस कर रहे हो, तो तुम सर्वर साइड कोड में प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो जिसको क्लाइंट साइड कोड एक्सेस नहीं कर सकता। तो इससे तुम्हारी इंफॉर्मेशन हाइडिंग इंप्लीमेंट हो सकती है। नेक्स्ट अप इज रीयूजेबिलिटी। तो सपोज करो तुम लोग ने एक कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें तुमने क्लास डिक्लेयर करी है कार की, तो तुमने उसमें कार की सारी इम्प्लीमेंटेशन करी है एंड कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, व्हील्स कैसे होंगे, वो सब तुमने करा है। एंड तुम कोई नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें भी तुम्हें ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो तुम पुराने प्रोजेक्ट का वो मॉड्यूल या फिर क्लास कॉपी करके तुम नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हो, तुम्हें फिर से कोड लिखना नहीं पड़ेगा। सो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड नेक्स्ट अप इज क्लीन आर्किटेक्चर। तो डेवलपमेंट में there's a term called separation of concerns. तो इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अगर तुम डेवलपमेंट कर रहे हो तो तुम्हारा जो आर्किटेक्चर होना चाहिए उसमें जो उसमें तुम सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स तुम्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब इसका ये मतलब होता है कि अगर तुम अपने कोड को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दो एंड हर एक सेक्शन की खुद की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, वो किसी दूसरे सेक्शन की इम्प्लीमेंटेशन को एक्सेस ना करे। तो इससे ये फायदा होता है कि एक तो कोड मेंटेन करने में काफी इजी होता है एंड तुम उसको रीयूज कर सकते हो, उस सेक्शन को यूज कर सकते हो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में। सो दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स। अभी तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई डाउट हो तो मैं समझ ना आया हो। Okay, I guess we should move on. So this is how you declare a class in Kotlin. तुम क्लास कीवर्ड यूज करो एंड क्लास का नेम, एंड ये याद रखना तुम जब कोई क्लास बनाओ, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि तुम क्लास फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए। तुम सब मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो क्लास और
वेरिएबल से तुम वेरिएबल्स में जनरली जो यूज करते हो वो लोअर केस यूज करते हो, तो क्लास को वेरिएबल से मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए तुम फर्स्ट लेटर तुम्हें इसका कैपिटल रखना चाहिए, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। एंड इसके बाद पैरेंथेसिस में तुम जो आता है वो तुम्हारा क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर पता है तुम लोग को क्या होता है? व्हाट इज क्लाइंट कोड? सपोज करो तुम फेसबुक एप्लीकेशन है तुम्हारा, फेसबुक जब तुम यूज करते हो तो तुम्हें जो दिखता है ना वो क्लाइंट कोड होता है, एंड जो फेसबुक के सर्वर्स में यूज होता है वो सर्वर साइड कोड होता है। तो फेसबुक ऐसा तो नहीं करेगा कि तुम क्लाइंट साइड कोड से उनके सर्वर साइड कोड को एक्सेस कर सको। So that is what we should keep in mind. How can we import views from layout files to Kotlin files without making variable? हाँ, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज। there is something called view binding. Kotlin, Siddharth, you can text me on WhatsApp with the image. We can call constructor to initialize variables. हाँ, this is what constructor is. Constructor is used when you have to initialize a class or initialize the class and make an object out of it. तो हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं s, एंड उसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं यूजिंग वी हैव गिवन दिस साइड अ वैल्यू 4, so this is the constructor and this is a member of the class called side, and जब हम लोग क्लास इनिशियलाइज कर रहे हैं तो इसमें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 4, तो जो इसका मेंबर है इसको 4 अलॉट हो जाएगा अपने आप। एंड कॉटलिन में हम लोग को सेपरेटली एक कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना होता, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पैरेंथेसिस यूज करके इसमें कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, ये अपने आप वैल्यू सेट कर देगा। एंड जब हम लोग प्रिंट करेंगे एस डॉट साइड तो 4 प्रिंट हो जाएगा। आई एम अज्यूमिंग तुम लोग को बेसिक्स पता होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, दिस इज प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ट्रैक, सो यू शुड बी नोइंग, एंड कोर्स में भी तुम लोग ने पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो क्लासेस में तुम्हारी प्रॉपर्टीज होती हैं एंड मेथड्स होते हैं। प्रॉपर्टीज आर दीज variables. So side is a property and length is a property, and this is a constructor, and the functions inside a class are called methods. So this class polygon has a method called perimeter, which returns the perimeter of the polygon. तो आई एम assuming कि जो polygon है वो तुम्हारा इक्विलेटरल टाइप है, तो पेरीमीटर क्या होगा, साइड इनटू लेंथ, तो वो तुम्हारा मेथड रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हम लोग ने क्लास इनिशियलाइज करी है पॉलीगन, एंड उसमें हम लोग ने साइड करा है 4 एंड लेंथ करी है 10, तो हम लोग जब ये मेथड कॉल करेंगे एस डॉट पेरीमीटर तो 40 प्रिंट होगा हमारा, 4 टाइम्स 10। अभी तक कोई डाउट? इज वैल अ कीवर्ड? यस, वैल इज अ कीवर्ड. Val is used to initialize a variable that cannot be changed again. अभी तक कोई डाउट क्लास में, कंस्ट्रक्टर में डाउट कोई? ठीक है, वी शुड मूव ऑन। नेक्स्ट अप इज इनहेरिटेंस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक टर्म होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या करते हैं हम लोग, इनहेरिटेंस से हम लोग एक सुपर क्लास बनाते हैं, एंड उस क्लास के जो उस क्लास को यूज करके हम लोग दूसरी क्लासेस भी बना सकते हैं। तो हम लोग ने जैसे यहाँ पे एक सुपर क्लास बनाई है शेप नाम से, एंड यहाँ हम लोग ने एक फिर दूसरी क्लास बनाई रेक्टेंगल, एंड उस रेक्टेंगल में हम लोग ने ये वाली क्लास इनहेरिट करी है, शेप वाली। ठीक है, इनहेरिटेंस पता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड आर्गुमेंट? आर्गुमेंट तुम लोग फंक्शंस में प्रोवाइड करते हो, एंड कंस्ट्रक्टर तुम लोग क्लास को डिफाइन मतलब क्लास को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हो। हाँ, जैसे आर्गुमेंट, हाँ तो मैं ये बता देता हूँ, अभी तो नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, आगे तो हम लोग बता दूंगा, मैंने एक स्लाइड बनाई है इसके लिए आर्गुमेंट और कंस्ट्रक्टर पे। इसके अलावा कोई डाउट? हाँ, तो कॉटलिन में जब तुम लोग इनहेरिटेंस यूज करनी है तो तुम्हें जो सुपर क्लास है तुम्हारी उसमें तुम्हें यहाँ पे ओपन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ओपन कीवर्ड यूज करके तुम लोग ये बता रहे हो कॉटलिन को कि तुम लोग
इस क्लास को इनहेरिट करोगे आगे। तो हम लोग ने यहाँ पे जो सुपर क्लास बनाई है शेप नाम से, उसमें हम लोग ने आगे ओपन लिख दिया है एंड बाद में उसको इनहेरिट करा है यहाँ पे। एंड फिर इस क्लास की दो प्रॉपर्टीज हैं, some property, any property that can be any property, and next is vertex count। तो ऐसी मतलब जो सुपर क्लास है उसमें जो तुम्हें प्रॉपर्टीज या फिर मेथड्स जो तुम्हें इनहेरिट करने हैं उसमें भी तुम्हें आगे ओपन कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे ये मेथड ये प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं वर्टेक्स काउंट इस रेक्टेंगल क्लास में, तो तुम्हें यहाँ पे ओपन उसको यूज करना ओपन डिक्लेयर करना पड़ेगा उस वेरिएबल को या फिर उस मेथड को। तो हम लोग ने यहाँ पे वर्टेक्स काउंट यूज करा, तो यहाँ पे इसको ओपन कर दिया है एंड इनहेरिट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ओवरराइड यूज करते हैं चाइल्ड क्लास में। ठीक है, चाइल्ड क्लास में ओवरराइड यूज करते हैं एंड पेरेंट क्लास में ओपन यूज करते हैं। तो जब ये क्लास डिक्लेयर होगी तो जो इसका वर्टेक्स काउंट वेरिएबल है इस पेरेंट क्लास का, वो 4 से इनिशियलाइज हो जाएगा। कोई डाउट अभी तक? कोई भी डाउट हो छोटे छोटा तो। व्हाई डू वी यूज ओवरराइड? तुम लोग इस क्लास को इनहेरिट कर रहे हो एंड उसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हो। तो जब तुम प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे हो तो तुम्हें ओवरराइड कीवर्ड यूज करना पड़ता है, क्योंकि अगर ओवरराइड नहीं यूज करोगे तो कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि ये जो वर्टेक्स काउंट वेरिएबल है ये इस रेक्टेंगल क्लास का है या फिर शेप क्लास का है। तो उस एम्बिग्युइटी को हटाने के लिए तुम लोग ओवरराइड यूज करते हो। ओवरराइड से ये कंफर्म हो जाता है कि जो ये वेरिएबल है वर्टेक्स काउंट, ये इस पेरेंट क्लास का ही है। तो एज द नेम सजेस्ट ओवरराइड, ओवरराइड का मतलब क्या हुआ, जो इसमें वर्टेक्स काउंट वाला वेरिएबल था वो ओवरराइड होके ये बन जाएगा इस क्लास में। ठीक, समझ में आ गया? प्लीज रिपीट ओपन अगेन। ओपन ये डिक्लेयर करता है कि ये क्लास इनहेरिटेबल है। अगर तुम सिर्फ क्लास यूज करोगे ना तब इनहेरिट नहीं कर सकते, कंपाइलर एरर देगा। एंड जब तुम यहाँ पे ओपन यूज करोगे तुम ये बता रहे कंपाइलर को कि ये क्लास हम लोग इनहेरिट कर सकते हैं। Can we compare open with global in Python? I don't use Python much, so I think global declares the global changes the scope of that variable to the global state. I don't know. I cannot comment on that. ओपन जस्ट ये बताता है कि ये क्लास इनहेरिटेबल है, तुम आगे जाके इसको इनहेरिट करो, बस इसलिए हम लोग ओपन यूज करते हैं। ऐसे ही वेरिएबल्स में भी होता है, अगर तुम वेरिएबल को ओपन डिक्लेयर कर रहे हो तो उस वेरिएबल को इनहेरिट कर सकते हो, जैसे हम लोग ने यहाँ पे करा इनहेरिट। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का मतलब होता है जैसे तुमने एक क्लास बनाई व्हीकल, ठीक है, अब तुमने व्हीकल क्लास बनाई तो व्हीकल के अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक कार होता है, साइकिल होती है एंड बाइक होती है, मतलब अलग अलग व्हीकल्स होते हैं, बसेस होती हैं। तो तुम पहले एक सुपर क्लास अज्यूम कर लो व्हीकल, ठीक है। अब व्हीकल किसी भी व्हीकल का उसमें कुछ चीजें होती हैं जो हर व्हीकल्स में होती है, जैसे व्हील्स हो गए, तो व्हील्स तो सारे व्हीकल्स में होती है। तो तुम जो व्हीकल क्लास है तुम उसमें एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दोगे व्हील्स, जो हर व्हीकल में होगी। एंड जब तुम कोई क्लास बनाओगे कार फॉर एग्जांपल, तो तुम उसमें व्हीकल क्लास इनहेरिट कर सकते हो। तो जो व्हीकल के जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं वो तुम कार वाली क्लास में भी यूज कर सकते हो एंड कुछ नई प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इंटरफेस मतलब एंडिंग में होगा, पहले तो ऐप बनाएंगे हम लोग अराउंड 1 आवर। सो हाँ, तो आज हम लोग जो ऐप बनाएंगे उसमें हम लोग एक ये लेआउट यूज करेंगे विच इज कॉल्ड रिसाइकलर व्यू। तो रिसाइकलर व्यू में क्या होता है, तुम जैसे
तुम लोगों ने देखा होगा अगर थोड़ा एंड्रॉइड स्टूडियो यूज करोगे तो उसमें स्क्रॉल व्यू होता है। एक स्क्रॉल व्यू होता है जब हम लोग को एक लिस्ट डिस्प्ले करनी होती है, ठीक है। तो अगर तुम स्क्रॉल व्यू यूज कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब स्क्रॉल व्यू रेंडर होता है तो उसके जो चाइल्ड मेंबर्स होते हैं ना, वो एक बार में रेंडर हो जाते हैं। मतलब एट रन टाइम जब ऐप स्टार्ट होता है तो सारे मेंबर्स रेंडर हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये सोचो तुम लोग ने एक ऐप बनाया है जिसमें तुम हाई रेजोल्यूशन फोटोज डिस्प्ले करना चाहते हो एज अ लिस्ट, ठीक है। तुमने इसमें स्क्रॉल व्यू यूज करा, तो स्क्रॉल व्यू क्या करेगा, जितने भी उसके, जैसे सपोज करो तुम्हारी 100 हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं, तो स्क्रॉल व्यू क्या करेगा, स्क्रॉल व्यू जो 100 की 100 स्क्रॉल जो इमेजेस हैं वो एक बार में रेंडर कर देगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे कोई इमेज है जो ऊपर है, जो स्क्रीन में नहीं दिख रही है, वो उसको भी रेंडर कर देगा स्क्रॉल व्यू। तो उससे क्या होगा, तुम्हारी जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट होगी, तुम्हारा ऐप थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको टैकल करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू क्या करता है, जो एलिमेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं स्क्रीन पर वो बस वही रेंडर करता है। जो एलिमेंट्स स्क्रीन के ऊपर या फिर नीचे जा चुके हैं वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इससे मतलब काफ़ी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है हम लोग को ऐप में। तो जब भी तुम लोग कोई ऐसी रिसोर्स यूज मतलब ज़्यादा जिसमें रिसोर्सेज यूज हो रही हो, ऐसी तुम अगर कोई लिस्ट बना रहे हो तो तुम लोग हमेशा ही रिसाइकलर यूज करना। मतलब काफ़ी बेसिक लिस्ट के लिए तुम लोग स्क्रॉल व्यू यूज कर सकते हो, बट अगर जनरली कोई लिस्ट बना रहे हो तो यू शुड प्रेफर रिसाइकलर व्यू। Render means creating images in the window. सो ये लॉन्ग लिस्ट में, हाँ लॉन्ग लिस्ट में काफ़ी बेनिफिशियल होता है ये जैसे एक्टर को। अगर तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, इमेजिन करो 1000 एलिमेंट्स हैं, तो तुम 1000 एलिमेंट्स को एक बार में रेंडर करने का कोई सेंस नहीं है। तुम वही रेंडर करो जो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है अभी, जो स्क्रीन के ऊपर या नीचे जा चुका है तुम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आह, हाँ 5 मेंबर्स के लिए तो स्क्रॉल व्यू इज सफिशिएंट। Now we should start the coding part. So I'll open the Android Studio. कोई डाउट अभी तक बता सकते हो? We'll open a new project. Change the theme and increase the font size. Yes, do that. Is it visible properly? Increase the font size a bit more. It should be visible now. So सबसे पहले हम लोग जो मेन एक्टिविटी है हमारी, उसकी जो लेआउट फाइल है उसमें हम लोग रिसाइकलर व्यू ऐड करेंगे। So I'll use XML and I will provide an ID. Without a bit. ये तो करना आता ही होगा, व्यूज कैसे ऐड करते हैं।
मैंने XML यूज कर रहा है, तो हम यहाँ पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो एक्जैक्टली, दैट्स आल्सो फाइन। फिर इसके बाद व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर क्रिएटिंग अ शॉपिंग लिस्ट ऐप। तो उसमें तुम्हारे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले होंगे एज अ लिस्ट, एंड तुम प्रोडक्ट्स को ऐड या रिमूव कर सकते हो while interacting with the buttons. So first we'll create a layout for the list row. I'll go to this layout folder, click on new, and then layout resource file. I'll call it layout row. Okay. And is it fine if I use XML? Lot of lag. I am not experiencing any lag. Is anyone else facing? हाँ, हो सकता है तुम्हारे एंड में कोई प्रॉब्लम हो, आई डोंट नो। Is anyone else seeing any lag? So we'll use XML, and सबसे पहले हम लोग first we'll create an image view. Wait a second. Many. So I try to keep it slow. थोड़ा समझ में आ जाएगा तुम्हें। Let's see. So first we have to define the width. So we'll say something like 80 dp. This image view shows the image of the current item, this item. एंड तुम जब रो बना रहे हो ना, तो एक चीज याद रखना, जो इसकी जो पेरेंट लेआउट है, जो रूट लेआउट है, उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो रैप कंटेंट होनी चाहिए। ठीक है, मैच पेरेंट होगी तो पूरी स्क्रीन ले लेगा वो। इसके बाद आईडी डिफाइन करो। आईडी इज लेट्स से आईडी। कंस्ट्रेंट्स हम लोग बाद में डिफाइन कर दें, पहले सारे एलिमेंट्स डिफाइन कर देते हैं विथ 0 dp। So what 0 dp does is it matches the constraint that are added to that view. इसलिए हम लोग 0 dp यूज कर रहे हैं, वो पूरे जितना भी कंस्ट्रेंट है वो उसको मैच कर देगा। Next we'll create two buttons for adding and removing. We can use image button. And Android Studio में अगर तुम्हें कोई जैसे आइकन्स वगैरह इंपोर्ट करने हैं तो तुम्हें यहीं पे मिल जाते हैं, तुम्हें नेट में सर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे न्यू पे जाओ एंड यहाँ पे सेलेक्ट करो वेक्टर एसेट, इसके बाद ये सब विंडो आ जाती है। इसमें तुम क्लिप आर्ट में देखोगे एक आइकन बना होगा, क्लिक उस आइकन में क्लिक करो एंड यहाँ पे तुम्हारे सारे जो अवेलेबल आइकन्स हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में वो आ जाएंगे। तो टाइम लगेगा। हाँ, तो उसमें तुम सर्च कर सकते हो। एक हम लोग का ऐड का आइकन होगा, एंड एक सबट्रैक्ट का। सबट्रैक्ट के लिए डिलीट यूज कर देते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग की फर्स्ट इमेज बटन है, जो हम लोग डिक्रीमेंट करने के लिए यूज करेंगे, जो हम लोग की करंट कार्ट है उसमें से डिक्रीमेंट हो जाएगा वो आइटम। फिर इसकी सोर्स
we'll do the same with increment. एंड इनके बीच में एक हम लोग टेक्स्ट व्यू ऐड करते हैं जो डिस्प्ले करेगा करंट काउंट ऑफ दैट आइटम. कीप विड्थ wrap content and height wrap content. इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी को. व्हाट इज एक्सएमएल? एक्सएमएल जो तुम्हारा लेआउट होता है वो डिफाइन करता है. जैसे तुम्हारा वेब डेवलपमेंट में एचटीएमएल होता है, सिमिलरली तुम्हारा एंड्रॉइड स्टूडियो में एक्सएमएल होता है. तुम्हारे जो लेआउट वगैरह होते हैं ऐप के, वो सब एक्सएमएल हम लोग डिफाइन करते हैं. तुम यहाँ डिजाइन में करते हो जाके जो भी कर रहे हो ना, तो उसकी ऑटोमेटिकली एक एक्सएमएल फाइल जनरेट हो जाती है. ये मैंने लास्ट सेशन में बताया था तुम लोग को. तो उस कोड को, एक्सएमएल फाइल को एक्सेस करने के लिए तुम यहाँ पे कोड में क्लिक करोगे तो आ जाएगा उसका कोड. कोई डाउट अभी तक? ठीक है, तो हम लोग कंस्ट्रेंट डिफाइन कर लेते हैं हम लोग. तो जो इमेज होगा मैं जो कर रहा हूँ अभी कंस्ट्रेंट डिफाइन, इसमें कोई भी डाउट हो किसी को तो चैट में लिख देना. आई चेक कर. ठीक है, तो तुम्हारा लेआउट जनरेट हो गया. कोई डाउट अभी तक? व्हाट शुड आई डू? आई लॉस्ट माय कनेक्शन. इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तुम्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन यूज कंटेनर लेआउट फॉर व्यू टू फॉर व्यू वी मेक फॉर रिसाइकल व्यू. आई डिडंट गेट व्हाट यू वांट टू से. हाँ, आई थिंक तुम व्हाट यू मीन इज, तुम इसको बोल रहे हो शायद, ये कंटेनर कंस्ट्रेंट लेआउट जो लोग रिसाइकलर व्यू के ऊपर यूज कर रहे हैं. इट्स ऑप्शनल if you have only the recycler view in that XML file. अगर उस XML में लेआउट में और भी चीजें हैं तो तुम लोग ऑब्वियसली एक कंटेनर तो ऐड करोगे. अगर बस रिसाइकलर व्यू यूज कर रहे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पे डायरेक्टली रिसाइकलर व्यू यूज कर सकते हो. मतलब अभी हम लोग आगे देखेंगे. आई विल आल्सो ऐड अ बटन, तो उसके लिए कंटेनर तो होना ऑब्वियसली. ठीक है,
तो ये हम लोग का डिफाइन हो गया। इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा मार्जिन ऐड कर देते हैं टाइटल में। तो आई थिंक लेआउट कंप्लीट हो चुका है हम लोग का। सो दिस विल शो द इमेज ऑफ द आइटम, दिस विल शो द टाइटल, एंड यहाँ पे प्राइस आएगा उसका, एंड तुम यहाँ पे जो बटन्स हैं उनको यूज करके तुम उसकी क्वांटिटी कार्ट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड ये जो टेक्स्ट व्यू है ये हम लोग का करंट काउंट डिस्प्ले करेगा। कोई डाउट अभी तक? पेरेंट क्या होता है? पेरेंट, सपोज करो तुम्हारे पास बहुत सारे व्यूज हैं, तो उन व्यूज को जो कंटेन करेगा वो पेरेंट होता है। लेआउट रो किस लिए है? लेआउट रो हम लोग अभी रिसाइकलर व्यू यूज कर रहे हैं, तो रिसाइकलर व्यू में जो हम लोग की एक रो होगी उसका लेआउट क्या होगा वो हम लोग लेआउट रो में डिफाइन कर रहे हैं। हम लोग के पास काफी सारी रोज होती हैं, सब रिपीटेटिव होती हैं, सब सेम दिखती हैं, बस उनके अंदर की वैल्यूज अलग होती हैं, तो इसलिए। Does Android Studio works fine for Ryzen processor? हाँ, I'm also using a Ryzen processor. That works fine. तुम मुझे टेक्स्ट कर देना क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं बता दूंगा। ठीक, इसके बाद आई थिंक इट विल वर्क फाइन, दिस लेआउट फाइल। इसके बाद हम लोग एक अडेप्टर क्लास बनाएंगे। तो अडेप्टर क्लास बनाने के लिए व्हाट अडेप्टर इज मतलब तुम लोग जो लिस्ट डिस्प्ले कर रहे हो उसको मैनेज करने के लिए देयर समथिंग कॉल्ड अडेप्टर। तो लिस्ट में कौन सा आइटम कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, उसकी वैल्यूज क्या होंगी एक रो की, तो उस सबको अडेप्टर मैनेज करते हैं। तो अडेप्टर एक सुपर क्लास है जो एंड्रॉयड लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड होती है, तो हम लोग उसको ही इनहेरिट करके एक अपनी नई अडेप्टर क्लास बनाएंगे। तो उसमें हम लोग क्लास इनहेरिटेंस के फंक्शन जो यूज करेंगे। तो यहाँ पे तुम लोग जाओ, जो तुम्हारा मेन पैकेज है इसमें जाके न्यू Kotlin file and we'll call it main adapter। ठीक है, फिर इसके बाद इसका हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, हम लोग का जो आइटम्स है, आइटम्स की लिस्ट। ठीक है, तो ये मैं बाद में डिफाइन करता हूँ, अभी एक और चीज बताने से पहले। फिर हम लोग इनहेरिट करेंगे एक क्लास रिसाइकलर व्यू डॉट अडाप्टर। ठीक है, एंड इस अडाप्टर को एक और पैरामीटर चाहिए होता है व्यू होल्डर। तो व्यू होल्डर एक और एक क्लास है जो तुम लोग का जो लेआउट मैंने जो बनाया था अभी, ये वाली लेआउट रो बनाई थी, तो उसको कंटेन करने के लिए हम लोग वी होल्डर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो व्यू जहाँ कंटेन होगा, जहाँ जिस क्लास में कंटेन होगा उसका जो इंस्टेंस बनेगा, तो उसके लिए हम लोग वी होल्डर क्लास यूज करेंगे। तो ये भी हम लोग इनहेरिट करके ही बनाएंगे एक नई क्लास
वी कॉल इट क्लास आइटम व्यू होल्डर, एंड इसमें एक आर्गुमेंट हम लोग पास करेंगे व्यू, एंड ये व्यू जो हम लोग का करंट व्यू है को डिफाइन करेगा। जैसे हम लोग को ये एक्सेस करना है, ठीक है, तो हम लोग इस आर्गुमेंट के थ्रू एक्सेस करेंगे। ये टेक्स्ट फाइल, ये टेक्स्ट व्यू हमें अगर रेफर करना है तो हम लोग इस व्यू के थ्रू करेंगे, ठीक है। एंड हम लोग इसमें इनहेरिट करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, ठीक है। एंड व्यू होल्डर जो क्लास है इसमें एक आर्गुमेंट होता है कंस्ट्रक्टर में कॉल्ड व्यू, तो जो हम लोग ने यहाँ पे पास करा था वो हम लोग यहाँ पास कर देंगे, ठीक है। दिस इज द सेम व्यू जो हम लोग पास कर रहे थे इसमें व्यू होल्डर क्लास में, वही व्यू हम लोग इसके जो पेरेंट क्लास है व्यू होल्डर उसमें हम लोग वही व्यू पास करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग वो हम लोग का लेआउट डिफाइन कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग ने जो जो इसमें हाँ जो जो इसमें हम लोग ने एलिमेंट्स बनाए हैं इन सब के हम लोग लोकल जो रेफरेंस है वो बना देंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का इमेज व्यू है, तो वी विल क्रिएट एन इमेज व्यू वेल आइटम इमेज इक्वल्स टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी image view, and its id is r dot id dot ib item, ठीक है। फिर इसके बाद है हम लोग का जो टाइटल है आइटम का, एंड दिस इज टेक्स्ट व्यू, इसकी आईडी पास करेंगे r डॉट id डॉट tv आइटम। एंड सेशन के एंड तक मैं तुम लोग को बता दूंगा इसका ऑल्टरनेटिव क्या होता है फाइंड व्यू बाय आईडी। ये हम लोग का जो मेथड था ये पहले यूज होता था, अभी लास्ट 1 ईयर से एंड्रॉइड में एक नया मेथड आया है कॉल्ड व्यू बाइंडिंग, तो व्यू बाइंडिंग करके भी हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है व्यू बाइंडिंग से, और भी ज़्यादा फंक्शनलिटी ऐड करता है व्यू बाइंडिंग। इसके बाद आइटम प्राइस, दिस इज ऑल्सो टेक्स्ट व्यू r डॉट id डॉट tv आइटम प्राइस, एंड इसके बाद बटन है इंक्रीमेंट बटन, दिस इज इमेज बटन। इमेज बटन अगर तुम्हें कोई बटन बनानी है उसमें तुम्हें टेक्स्ट की जगह इमेज ऐड करनी है तो उसके लिए हम लोग इमेज बटन यूज करते हैं, बाकी सारी फंक्शनलिटी सेम है इमेज बटन में। इट इज वेरी सिमिलर टू बटन, बस इसमें टेक्स्ट की जगह इमेज होती है। r dot id dot increment, sorry it was increment, val current count, ये सब तो तुम लोग कर लोगे, जब तो तुम लोग ने खुद करा ही होगा अभी जब टास्क करा होगा तो। ठीक है, हम लोग ने इसके लोकल रेफरेंस बना दिए। हाँ, जो हम लोग ने लेआउट फाइल बनाई थी जो इसमें हम लोग व्यूज यूज कर रहे हैं, ये इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, ये टेक्स्ट व्यू, तो इसका एक लोकल रेफरेंस भी होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ने ये यूज करा है फाइंड व्यू बाय आईडी, और उसके लोकल रेफरेंस हम लोग बना दिए, एंड इसको यूज करके हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। इसके बाद जो हम लोग एडाप्टर क्लास बना रहे थे, तो ये जो एडाप्टर क्लास है इसमें एक और पैरामीटर चाहिए होता है जो व्यू होल्डर होता है, ठीक है। तो हम लोग ने जो व्यू होल्डर क्लास बनाई थी वो हम लोग पास कर देंगे, ठीक है। इसको इनिशियलाइज करना है, फिर इसके बाद तुम्हें जो एडाप्टर क्लास है ना ये इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें कुछ मेथड्स होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, जो इनहेरिट करनी है तुम्हें, ठीक है। तो जब तक तुम इनहेरिट नहीं करोगे तब तक ये एरर दिखाएगा, यहाँ पे देखो तुम्हें रेड लाइन दिख रही होगी नीचे। तो इनहेरिट करने के लिए तुम इस यहाँ पे क्लिक करो जहाँ पे रेड लाइन है, ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करो, एंड ये यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगी, इसमें आएगा इम्प्लीमेंट मेंबर्स,
क्लिक करो उसमें, तो ये तुम्हारे मेथड्स हो जाएंगे, जो नेसेसरी मेथड्स है वो यहाँ पे लिख के आ जाएंगे। सारे मेथड सेलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे सारे मेथड्स आ गए तुम्हारे। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? i3 i3 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस तुम्हारा बिल्ड टाइम से थोड़ा ज़्यादा होगा। व्यू होल्डर क्लास हम एडाप्टर क्लास के अंदर भी, हाँ तुम बना सकते हो, इट्स फाइन। तुम कहीं भी बना सकते हो, तुम नई फाइल भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ा मतलब इट्स बेटर कि तुम अलग से करो। इट्स अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कि जो तुम कर रहे हो, क्लास इंप्लीमेंट कर रहे हो व्यू होल्डर वाली, वो अलग हो। कहीं भी बना सकते हो तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं बता देता हूँ तुम्हारे शॉर्टली कि क्या क्या ये मेथड्स करते हैं तुम्हारे। तो सबसे पहला है तुम्हारा ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। ठीक है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर तुम्हारा जब तब कॉल होता है जब जो अडॉप्टर है, जब तुम्हारा अडॉप्टर कोई रो आइटम बनाएगा, तब तुम्हारा ये ऑन क्रिएट व्यू होल्डर कॉल होगा। ठीक है, तो अब तुम्हारा अडॉप्टर कोई रो आइटम बना रहा है, ठीक है, तो तुम्हें इसको लेआउट प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कौन सा लेआउट तुम्हारा अडॉप्टर एक्सपैंड करे, इन्फ्लेट करे, रेंडर करे। ठीक है, तो उसके लिए तुम सबसे पहले कॉल करो लेआउट मैनेजर। लेआउट मैनेजर एक प्री डिफाइंड क्लास होती है जो तुम्हारी लेआउट्स को मैनेज करती है, इन्फ्लेट करती है। तो विल यूज लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम विल यूज पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट। जो ये पेरेंट है ना, ये तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है, जो तुम्हारा एक प्री डिफाइंड मेथड था जो इनहेरिट कर रहे थे, उसका एक आर्ग्यूमेंट है पेरेंट। तो तुम पेरेंट का जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट मतलब करंट स्टेट ऑफ योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो तुम्हारा करंट स्टेट ऑफ एप्लीकेशन है, तुम्हारा विंडो का, तुम्हारे ऐप की विंडो का साइज क्या है एंड किस कंडीशन में तुम्हारा ऐप रन हो रहा है, तो वो सब तुम्हारा कंटेक्स्ट में स्टोर होता है। तो उस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारा लेआउट इन्फ्लेटर तुम्हारा व्यू एक्सपैंड करेगा। ठीक है, तुमने लेआउट इन्फ्लेटर कॉल कर लिया ये यूज करके, फिर तुम अपना व्यू इन्फ्लेट करोगे। तो फिर से वेल व्यू इक्वल्स टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, एंड तुम जो ये तुमने लेआउट फाइल बनाई थी वो तुम यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, जिससे आर डॉट लेआउट डॉट लेआउट। ठीक है, एंड इसके दो और पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है किस पेरेंट पे तुम्हारा ये व्यू इन्फ्लेट हो रहा है, तो उस पेरेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो पेरेंट की विड्थ होगी, हाइट होगी, उस सब के अकॉर्डिंग इन्फ्लेट होगा। तो तुम इसमें पास करोगे पेरेंट, पेरेंट की क्या विड्थ और हाइट है उसके अकॉर्डिंग ये इन्फ्लेट करेगा। इसके बाद तुम्हारे एक पैरामीटर होता है अटैच टू रूट। ठीक है, अटैच टू रूट तुम तब यूज करते हो जब तुम सपोज करो लेआउट एक्सएमएल फाइल में एलिमेंट डिक्लेयर ना करके तुम कॉटलिन में अगर कोई व्यू डिक्लेयर कर रहे हो, तब तुम उसको अटैच करने के लिए तुम्हारे लेआउट में तो तुम ये यूज करते हो अटैच रूट। ठीक है, अभी हम लोग रिसाइकलर यूज कर रहे हैं, तो हम लोग को अटैच, हम लोग को नहीं करना अटैच, जो रिसाइकलर व्यू क्लास है, अडॉप्टर क्लास है, वो खुद अटैच कर देंगे हम लोग के लिए। तो अभी हम लोग इसमें फॉल्स पास कर देते हैं, क्योंकि हम लोग अभी अटैच नहीं कर रहे मैनुअली, अडॉप्टर क्लास हम लोग के लिए खुद अटैच कर रही है। इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे जो ये व्यू होल्डर था, आइटम व्यू होल्डर, एंड इसमें हम लोग जो व्यू हम लोग ने इन्फ्लेट करा था वो पास कर देंगे। तो अभी तक कोई डाउट? कोई डाउट अभी तक किसी भी टर्म में? लेआउट इन्फ्लेटर क्या होता है, कोई डाउट? ठीक है, मूव ऑन। इसके बाद तुम्हारा एक मेथड होता है ऑन बाइंड व्यू होल्डर। तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्या करता है तुम्हारा, लेट्स गो टू स्लाइड। ठीक है, तो स्लाइड में देखो तुम, यहाँ पे कुछ रोज हैं जो स्क्रीन के बाहर हैं, ठीक है, एंड कुछ रोज है जो स्क्रीन के अंदर है। तो जब तुम आइटम ऑन क्रिएट व्यू होल्डर कॉल कर रहे थे, ये वाला मेथड, तब वो एक रो बना रहा था तुम्हारी। ठीक है, अब इसको ऐसी और सारी रो बनानी है। ठीक है, और कुछ रोज तुम्हारी इसके बाहर हो जाएंगी।
स्क्रीन के बाहर, तो उनको भी मैनेज करना है। तो ऑन बाइंड व्यू होल्डर क्या करता है, तुम्हारी जो भी करंट स्क्रीन में रोज है ना, जो रोज तुम्हारी डिस्प्ले हो रही है, उनमें जो डेटा डिस्प्ले होगा वो क्या डिस्प्ले होगा, वो तुम्हारा ऑन बाइंड व्यू होल्डर तुम्हारा डिस्प्ले कर मैनेज करता है। तो जैसे यहाँ पे टेस्ट लेबल नंबर 2, टेस्ट लेबल नंबर 3, तो ये जब तुम्हें इसमें ऐड करना है वो तुम ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड में ऐड करोगे। ये तब कॉल होता है जब तुम्हारा कोई रो तुम्हारी स्क्रीन में आ जाती है। स्क्रीन के बाहर होती है तभी कॉल नहीं होता। जब जैसे ही कोई रो स्क्रीन के अंदर आती है ना, तभी ऑन बाइंड व्यू होल्डर कॉल होता है, जो रो स्क्रीन के अंदर आई है उसके लिए। मतलब जो रो रेंडर हो रही है अभी, उसमें ऑन बाइंड व्यू होल्डर तुम्हारा कॉल होगा। ठीक है, ये हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। पहले हम लोग एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं अपने। इसके बाद एक मेथड होता है गेट आइटम काउंट। ऑब्वियसली तुम जब लिस्ट बना रहे हो तो एक आइटम काउंट होगी, तुम्हारी कितनी रोज है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा एडोप्टर रिसोर्सेज अलॉट करेगा। तो उसके लिए तुम गेट आइटम काउंट मेथड यूज करते हो। तो गेट आइटम काउंट पे तुम रिटर्न करते हो तुम्हारे कितने एलिमेंट्स है रिसाइक्लेबल में। ठीक है, तो ये भी हम लोग बाद में करेंगे। उससे पहले एक हम लोग लेआउट जो बना रहे हैं वो हम एक आइटम के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को आइटम्स डिफाइन करने पड़ेंगे जो हम लोग को डिस्प्ले कर रहे हैं, वो लोग मेन एक्टिविटी में डिफाइन करेंगे। तो वी कैन यूज array list for that or any collection class। array list लिस्ट कोई भी यूज कर सकते हो तुम लोग। एंड उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसे मैंने तुम्हें बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, ब्लूप्रिंट क्लास बना लेते हैं। एंड उसके बाद उसके वो बनाते हैं हम लोग उस क्लास के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, बस उसके तुम्हारे जो कुछ पैरामीटर्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो ऐसे हम लोग एक नई क्लास बनाएंगे, विल कॉल इट क्लास आइटम, जो तुम्हारे आइटम को डिफाइन करेगा। ठीक है, एंड इसके कंस्ट्रक्टर में हम लोग ऐड करेंगे सबसे पहले उस आइटम की आईडी होगी, तो विल कॉल इट वैल आईडी, जो इंटीजर होगी। ठीक है, एक ये हर आइटम की यूनिक होगी, डिफाइन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी होगी आइटम को। उसके बाद होगा टाइटल, वो आइटम क्या है, आइटम का नाम क्या है। उसके बाद उसका प्राइस जो कि इंटीजर होगा। एंड फिर उस आइटम की इमेज होगी एक, तो उस इमेज को भी डिस्प्ले करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल यूज करेंगे। ये मैंने इमेज में एक इंटीजर यूज करा है। जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब आइटम डिफाइन करेंगे कोई, तो हम लोग उसमें उस आइटम की आईडी पास करेंगे। एंड ये सब जो आईडीज होती है ना, आर डॉट लेआउट डॉट एक्टिविटी मेन, या फिर जैसे लोगों ने यहाँ पे करा था आर डॉट आई डी डॉट आई वी आइटम, ये सब इंटीजर होती हैं। ठीक है, ये जो आईडी होती है ना, स्ट्रिंग आईडी होती है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे एक इंटीजर जनरेट होता है एंड्रॉइड में। एंड वो तुम्हारे यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उस आइटम को, उस लेआउट व्यू को। ठीक है, तो ये जो इसका टाइप होता है आर डॉट आई डी डॉट आई वी आइटम का, ये इंटीजर होता है। ठीक है, अभी तक कोई डाउट? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे लिस्ट? लिस्ट इज, तुमने लिंक लिस्ट अगर पढ़ा होगा, तो जो लिस्ट होता है वो लिंक लिस्ट होता है। तुम उसमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते हो। ये इसका इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट बेस्ड होता है। एंड एरे लिस्ट का तुम लोग कंपेयर कर सकते हो जो सी प्लस प्लस में तुम्हारे वेक्टर्स होते हैं। मतलब उनका साइज कोई प्री डिफाइंड नहीं होता, उसमें तुम कितने भी एलिमेंट्स ऐड कर लो एंड किसी भी एलिमेंट को रैंडमली एक्सेस कर सकते हो तुम। तो उसके लिए हम लोग एरे लिस्ट यूज करते हैं। एंड सिक्वेंशियल डेटा के लिए हम लोग लिस्ट यूज करते हैं। बट लिस्ट में हम लोग किसी भी रैंडमली किसी भी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, तुम्हें सिक्वेंशली जाना पड़ेगा उस एलिमेंट तक, अ, तब तुम एक्सेस कर सकते हो। तो उसका एक्सेस टाइम लीनियर होता है एंड एरे लिस्ट में एक्सेस टाइम कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग ने एक क्लास बना ली, ब्लूप्रिंट बना लिया आइटम का, उसमें आईडी होगी, टाइटल होगा, प्राइस एंड इमेज।
ये हर आइटम के अकॉर्डिंग अलग होगा, तो ऐसा कर लिया हमने। उसके बाद हम लोग ये जो आइटम है इसकी हम लोग एक एरे लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। लिस्ट भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्राइवेट items equals to array list of item, and we'll instantiate items. तो फॉर एग्जांपल एक आइटम है हम लोग का, उसकी आईडी 100 है, टाइटल है शर्ट, एंड प्राइस है सपोज 1500 1400। उसके बाद इमेज होगी। हाँ, अब हम लोग इमेजेस ऐड कर लेते हैं। जब हम लोग आइटम चूज कर रहे हैं तो मैंने फोल्डर में सेव कर रखा है, इसको मैं इंपोर्ट कर दूंगा। ये सारे हम लोग के आइटम्स हैं। इसे हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसे हमारी आ गई फाइल्स, इमेजेस, ठीक है। इसके बाद हम लोग शर्ट यूज कर रहे हैं, तो शर्ट को जो हम लोग का जो ये आइकन है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे r.drawable, ठीक है, क्योंकि हम लोग ड्रॉएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, तो विल कॉल इट r.drawable.shirt, ठीक है। तो ये इंटीजर है, तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं इस इमेज को। ऐसे हम लोग सारे इमेजेस के लिए कर लेंगे। अभी तक कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट अभी तक? बस कंप्लीट होने ही वाला है हम लोग का, ठीक है। तो इसके बाद मैंने ये पहले से करके रखा हुआ था, क्योंकि टाइम लगेगा उसमें थोड़ा, इसलिए मैंने पहले से कर लिया था। विल जस्ट कॉपी दिस एंड पेस्ट कर देंगे। ये वही है, बस अलग अलग आइटम्स हैं इसमें। आइटम क्लास यूज करके हम लोग ने एक इंस्टेंशिएट किया है एक ऑब्जेक्ट, एंड उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। इमेज अलग है हर आइटम की, प्राइस अलग है हर आइटम का, टाइटल अलग है, आईडी अलग है, ठीक है। तो इन केसेस में काफी यूजफुल होती है तुम्हारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तुम अगर बिना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे होते तो तुम्हें हर प्रॉपर्टी के लिए एक अलग एरे बनाना पड़ता। तो इसमें तुमने क्या किया, बस एक क्लास बना ली, एंड तुमने जो लिस्ट बनाई है उसमें उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना लिया। तुम्हें अलग अलग एरेज नहीं यूज करने पड़े, तुमने एक ही एरे में सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन फाइल में जब हम लोग ने रिसाइकलर भी डिक्लेयर किया था, उसको हम लोग यहाँ पे रेफर करेंगे। उसके लिए वैल रिसाइक, इसका हम लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। फाइंड व्यू आईडी है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है ये। r.id.rb में। इसके बाद जो तुम्हारा रिसाइकलर भी होता है उसको तुम्हें एक लेआउट मैनेजर असाइन करना पड़ता है। लेआउट मैनेजर क्या करता है, तुम्हारे रिसाइकलर व्यू के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है कि तुम्हारा रिसाइकलर व्यू हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करेगा या फिर वर्टिकल स्क्रॉल करेगा, ठीक है। तो उसके लिए तुम लेआउट मैनेजर यूज कर सकते हो। लेआउट मैनेजर इक्वल्स टू लीनियर लेआउट मैनेजर, इज द कॉन्टेक्स्ट, दिस तुम्हारा करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, ठीक है। करंट ऑब्जेक्ट तुम्हारा यही है ना, मेन एक्टिविटी, तो दिस तुम्हारी मेन एक्टिविटी का रेफर कर रहा है। इसके बाद वो अडाप्टर बनाएंगे, वेल अडाप्टर इक्वल्स टू मेन अडाप्टर। जब हमने क्लास बनाई थी, एंड इसमें हम लोग कोई आइटम हम लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे थे इसमें, तो हम लोग इसमें आइटम्स पास करेंगे। 12 आइटम अरे लिस्ट, ठीक है। हम लोग पास कर रहे हैं ना अरे लिस्ट ऑफ आइटम, तो यहाँ पे भी हम लोग ये डिफाइन करेंगे से कंस्ट्रक्टर में। इसके बाद आइटम काउंट तुम्हें मैंने भी छोड़ दिया है, इसमें तुम रिटर्न कर सकते हो आइटम्स का साइज। कितने आइटम्स होंगे उतनी तो तुम्हें यूज होंगी,
तो उसके लिए तुम आइटम्स डॉट साइज रिटर्न कर सकते हो गेट आइटम काउंट में। उसके बाद तुम्हारा आता है ऑन बाइंड भी होल्डर। अब इसमें देखो तुम्हारे दो आर्ग्यूमेंट्स है, एक होल्डर और एक पोजीशन। होल्डर है उसका टाइप है आइटम भी होल्डर, जो हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन करा था, ठीक है, और उसका नाम है होल्डर ये, ठीक है। तो तुम ये वाला आर्ग्यूमेंट यूज करके इन सबको एक्सेस कर सकते हो। तो होल्डर डॉट आइटम टाइटल, ये आइटम टाइटल, तो यहाँ पे रेफर कर रहे हो उसको, ये यूज करके आइटम टाइटल इक्वल्स टू आइटम डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू आइटम पोजीशन डॉट टाइटल, ठीक है। होल्डर डॉट आइटम प्राइस डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू रुपीज। अभी ये हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला तो बाद में करेंगे जब लोग इंटरफेस बनाएंगे। उसके बाद इमेज होल्डर डॉट इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स आइटम। इससे क्या होगा, तुम्हारा आइटम्स का टाइटल डिस्प्ले हो जाएगा, प्राइस डिस्प्ले हो जाएगा एंड इमेज डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। अब मेन एक्टिविटी में आ जाते हैं। इसमें मेन एडॉप्टर में हम लोग ने कंस्ट्रक्टर में आइटम्स डाला था ना, तो इनिशियलाइज करते टाइम आइटम्स डाल देंगे इसमें हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था एरे लिस्ट, ठीक है। मेरे तुम्हारा एडॉप्टर बन गया। अब तुम रिसाइकल व्यू डॉट अडेप्टर इक्वल्स टू अडेप्टर, कोई और नाम दे दो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, माय अडेप्टर। तो हम लोग ऐप रन करके देखते हैं एक बार, तुम्हारा लिस्ट शो हो जाएगी इसमें। बस इसके बाद तुम्हारा इंटरफेस वाला पार्ट बचा है, एंड उसके बाद थोड़ा सा व्यू बाइंडिंग समझा दूंगा मैं, बेसिक्स। व्यू बाइंडिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं बस यही बताऊंगा कि तुम लोग फाइंड व्यू आईडी का ऑल्टरनेटिव क्या यूज़ कर सकते हो बाइंडिंग यूज़ करके। तुम यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारे ये आइटम डिस्प्ले हो गए। ये तुम्हारा आइकन है आइटम का, ये टेक्स्ट है, दिख रहा है ना तुम लोग को? हाँ, तो ये तुम्हारे आइटम्स है, ये आइकन है आइटम का, ये टाइटल और ये प्राइस। एंड ये भी हम लोग ने अभी इम्प्लीमेंट नहीं करा है, तो इससे काम नहीं कर रहा अभी, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर डाउट अभी तक? ठीक है, विल मूव ऑन। इसके बाद अब हम लोग इंटरफेस बनाएंगे, ठीक है। तो इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस तुम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ी है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? किसी को पता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? हाँ पता है, नहीं पता तो ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे तुम्हारी जो नॉर्मल क्लासेस होती है ना, नॉर्मल क्लासेस को तुम इनहेरिट कर सकते हो और इंस्टेंशिएट भी कर सकते हो, मगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है तुम्हारी, तुम उनको इनहेरिट तो कर सकते हो मगर तुम उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, तुम उनके ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। तो मैं उसको बस इनहेरिट करने के लिए यूज करना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, if there is a class called shape, एंड इसका एक मेथड है जो पैरामीटर रिटर्न कर रहा है।
ये अब हम लोग इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे val s equals to shape. Let's say we are making a square of side 10 and we will print s dot perimeter. ठीक है, इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो तुमने जो शेप क्लास बनाई थी वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं थी, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे पेरीमीटर ये प्रिंट हो गया पेरीमीटर 4 टाइम्स 10 एंड तुम इसको यूज करके तुम ऑब्जेक्ट्स बना पा रहे हो, तुम इसको यूज करके इंस्टेंशिएट कर पा रहे हो किसी वेरिएबल को। एंड अब अगर हम लोग यहाँ पे इसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दें, मैंने यहाँ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज करा है, तो अब तुम इसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब तुम इस क्लास को यूज करके दूसरी क्लासेस बना सकते हो, बट इस क्लास को यूज करके तुम ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते हो। तो लेट्स से इफ आई मेक अ क्लास कॉल्ड स्क्वायर एंड इसमें हम लोग पास करेंगे एक आर्गुमेंट साइड्स नहीं लेंथ ऑफ ईच साइड इंटीजर एंड इसमें हम लोग इनहेरिट करेंगे शेप एंड शेप के दो कंस्ट्रक्टर हैं साइड्स और लेंथ, दो वेरिएबल्स हैं कंस्ट्रक्टर में। तो साइड स्क्वायर में 4 होंगी एंड लेंथ जो हमने लेंथ पास करी है केवल लेंथ। ठीक है, अब इसमें कोई बॉडी की तो जरूरत है नहीं, तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अगर स्क्वायर बना रहे हैं, सपोज करो स्क्वायर साइज 10, तो हम लोग ये यूज करके स्क्वायर क्लास यूज करके प्रिंट कर रहे हैं। तुमने क्या करा, तुम जब शेप को इंस्टेंशिएट कर रहे थे तब वो एरर आ रहा था कि कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तुम बस इनहेरिट कर सकते हो। हम लोग जैसे यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं, स्क्वायर क्लास बनाई हम लोग ने एक एंड उसको हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं शेप को, तो वो तुम कर सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। तुम उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते उसके, बस तुम इनहेरिट कर सकते हो। तो जो हम लोग का इंटरफेस होता है वो कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट का मतलब उसके जो मेंबर्स होंगे वो भी एब्स्ट्रैक्ट होंगे, तो मैं उनको भी इनहेरिट करना पड़ेगा। इसमें तुम जैसे देख रहे हो मैंने इसको इनहेरिट नहीं करा पेरीमीटर को इस क्लास में। ठीक है, मैंने बस इसके कंस्ट्रक्टर को एक तरह से इनहेरिट करा है, इसको इनहेरिट नहीं करा। तो इंटरफेस में क्या होता है, तुम उसके सारे मेंबर्स और प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट करते हो, मेंबर फंक्शन और प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट करोगे इंटरफेस में। ठीक है, तो इंटरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज है, इट कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स बिकॉज इट इज ए कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसके बाद इंटरफेस की कोई जो मेथड्स होते हैं उनकी कोई बॉडी नहीं होती, तुम बस उनको डिफाइन कर रहे हो। जो तुम्हारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस होते हैं ना, उनकी कोई बॉडी नहीं होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दूं, इस फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट फन पैरामीटर, तो ये एरर करेगा क्योंकि इसकी हम लोग ने बॉडी डिफाइन कर दिया। देखो, अ फंक्शन पैरामीटर विद बॉडी कैन नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट। तो अगर यही हम लोग ये कर दें, अब भी एरर आएगा मगर सेम एरर नहीं आएगा। अब क्या एरर आ रहा है, जब हम लोग ने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करा है तो हमको इसको इनहेरिट करना ही पड़ेगा। उसको इनहेरिट करने के लिए विल यूज ओवरराइड फन पैरामीटर रिटर्न लेंथ इनटू 4। ठीक है, अब काम करेगा, 40 आ गया। अब क्योंकि मैंने इस फंक्शन को भी एब्स्ट्रैक्ट बना दिया था, तो इस फंक्शन को हम लोग को इनहेरिट करना पड़ेगा। एंड क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है तो इसकी कोई बॉडी नहीं हो सकती, जैसे इस फंक्शन की बॉडी है ना, वैसे इस फंक्शन की बॉडी नहीं हो सकती, बस ये डेफिनेशन के लिए यूज होता है। तो इंटरफेस में जो मेथड्स यूज कर रहे हो तो उसकी बॉडी नहीं होगी। एंड क्योंकि सारी मेथड्स इसके एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो तुम्हें सारी मेथड्स उसके इनहेरिट करने पड़ेंगे। एज दिस थर्ड पॉइंट सेज, तुम्हें सारे मेथड इनहेरिट करके ओवरराइड करने पड़ेंगे क्योंकि ये कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एंड इसके बाद हाँ, जो इंटरफेस ये थोड़ा जावा से ओरिएंटेड है कि कॉटलिन में जो बाय डिफॉल्ट क्लास होती है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होती है। ठीक है, तो और जो इंटरफेस है वो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है तुम्हारी कॉटलिन में एंड पब्लिक है। तो
पब्लिक का मतलब क्या हुआ, तुम अगर किसी और क्लास से इसको एक्सेस करना चाहते हो तो तुम वो भी कर सकते हो एक्सेस, क्योंकि पब्लिक है। एंड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, तुम उसको इनहेरिट ही करना पड़ेगा, तुम उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। एंड देन इंटरफेस कैनॉट कंटेन अ कंस्ट्रक्टर। ये तो ऑब्वियस सी बात हुई, क्योंकि तुम उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते तो कंस्ट्रक्टर की तो बात ही नहीं है कोई। कंस्ट्रक्टर तब यूज होता है जब तुम इंस्टेंशिएट कर रहे होते हो, तुम इसमें इंस्टेंशिएट तो कर ही नहीं रहे हो, तो कंस्ट्रक्टर तो कभी कोई कोई यूज ही नहीं है कंस्ट्रक्टर का। तो इंटरफेस डिक्लेयर करने की तुम ये यूज करते हो, यू कॉल द कीवर्ड इंटरफेस, इंटरफेस का नाम एंड जो उसके मेथड्स हैं। एंड यहाँ पे नोटिस करो बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखते नहीं है, क्योंकि कॉटलिन को पता है इंटरफेस है तो उसके मेथड्स बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होंगे, तो मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखते। लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट यू कैन ओमिट दैट। इसके बाद यहाँ पे हमने मेथड डिफाइन करा है, एंड नोटिस करो इसकी कोई बॉडी नहीं है, बस डिफाइन करा है हम लोग ने मेथड के पैरामीटर्स एंड मेथड का नाम। ऐसे दो मेथड है हम लोग के इस इंटरफेस में। इसके बाद हाँ, ये थोड़ा बाद में आएगा। सो लेट्स गो हियर एंड क्रिएट एन इंटरफेस आइटम लिसनर, यू कैन कॉल इट एनीथिंग। हम लोग जनरली जो लिसनर का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे यूजर के इंटरेक्शंस को लिसन करता है, उनके इंटरेक्शन को, यूजर के इंटरेक्शंस को नोटिस करता है, हम लोग लिसनर्स बोलते हैं एंड्रॉइड में। तो इसलिए हम लोग इसको क्लास का नाम लिसनर रख रहे हैं, आइटम लिसनर। अब इसमें एक मेथड होगा ऑन आइटम क्लिक, उसके बाद पोजीशन आइटम की, किस पोजीशन में आइटम क्लिक हुआ है, एंड उसके बाद यूज कर सकते हैं हम लोग हाँ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या बताएगा तुम्हारा, कितनी क्वांटिटी तुम्हारी टोटल अमाउंट। जब तुम यहाँ पे क्लिक करोगे या डिलीट करोगे, तो जो तुम्हारी टोटल जो कार्ट की वैल्यू होगी उसमें कुछ क्वांटिटी तुम्हारी कम ज़्यादा होगी, तो उस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए तुम यहाँ पे एक और कीवर्ड यूज करो क्वांटिटी, ठीक है। एंड इसकी कोई बॉडी तो होगी नहीं क्योंकि इंटरफेस है, एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब जो तुम्हारा मेन अडॉप्टर है, तुम इसमें एक और कंस्ट्रक्टर में एक और वेरिएबल ऐड कर दो जो तुम्हारा इंटरफेस होगा, प्राइवेट वेल आइटम लिसनर इक्वल्स टू, एंड इसका टाइप है आइटम लिसनर, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्टर में एक और पैरामीटर ऐड कर दिया जिसका नाम है आइटम लिसनर, उसका टाइप है जो आइटम लिसनर इंटरफेस हम लोग ने बनाया था यहाँ पे। एंड क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होता है तो तुम इस क्लास से एक्सेस कर पा रहे हो उसको, अगर ये प्राइवेट होता है तब नहीं कर पाते तुम, ठीक है। फिर इसके बाद अब जब तुम्हारा यूजर कोई आइटम से इंटरेक्ट करेगा, प्लस माइनस करेगा उसको, तब तुम्हें जो करना है वो होल्डर डॉट इंक्रीमेंट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, कि बाय डिफॉल्ट हर बटन में मेथड होता है सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो जब तुम्हारा बटन में कोई टच करता है जब तुम्हारा ये मेथड कॉल होता है, ठीक है। एंड जब तुम्हारा कोई बटन टच कर रहा है तब क्या होगा वो तुम अब ऐड करोगे, विल से आइटम लिसनर डॉट ऑन आइटम क्लिक, विल कॉल इट पोजीशन, पोजीशन पास कर रहे हैं ना तुम्हें, जो तुम्हारा बाइंड व्यू होल्डर होता है इसमें एक और आर्गुमेंट होता है पोजीशन, तुम्हारा जो तुम्हारा आइटम रेंडर हो रहा है उसकी जो पोजीशन है वो इसमें होती है, ठीक है। Interrupt. Do you think we would need to go over the 7 p.m. No, I deadline? don't think so. Only at max 5 minutes. Awesome, awesome. I'm So continue, just wrapping up. ठीक है, तो तुमने जो आइटम क्लिक जो फंक्शन कॉल किया इस इंटरफेस का, तुमने यहाँ पे जो बनाया था यहाँ से तुमने कॉल करा, ठीक है। तुमने इसमें पोजीशन पास करी एंड क्वांटिटी क्या हुई, तुम एक से इंक्रीमेंट कर रहे हो तो तुम इसमें तुम क्वांटिटी 1 कर दो, ठीक है। अब इसके बाद होल्डर डॉट डिक्रीमेंट बटन
डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेम चीज इसमें भी आइटम लिसनर डॉट ऑन आइटम क्लिक पोजीशन, किस पोजीशन में वो आइटम एंड क्वांटिटी -1, तो फिर हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक और चीज ऐड करी थी, ये जो करंट क्वांटिटी को डिफाइन शो कर रहा था, ये 0 जो है कितने अभी कार्ट में है, ठीक है। तो उसके लिए तुम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ उसका, वैल करंट क्वांटिटी प्लस टू होल्डर डॉट करंट काउंट डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू इंटीजर। तो ये तो यहाँ पे भी टेक्स्ट है ना, इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, जो 0 है इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब इफ करंट क्वांटिटी, इसमें तो चलो कोई लिमिट नहीं होगी, तुम कितना भी ऐड कर सकते हो, करंट क्वांटिटी। अब क्योंकि तुम इंक्रीमेंट कर रहे हो तो करंट काउंट के टेक्स्ट को तुम्हें 1 से बढ़ाना पड़ेगा, इक्वल्स टू करंट क्वांटिटी थी तुम्हारी, उसमें तुमने 1 ऐड करा और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, एंड इसको जो तुम्हारा टेक्स्ट व्यू था ये वाला इसमें स्टोर कर दिया इस लाइन में, होल्डर डॉट करंट काउंट डॉट टेक्स्ट, तुम्हारा टेक्स्ट है टेक्स्ट, तो तुमने क्या कर दिया करंट क्वांटिटी +1 डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके बाद तुम यहाँ पे आओ, वैल करंट क्वांटिटी, सेम चीज होगी यहाँ पे भी, ठीक है। अब तुम इसमें तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि अगर करंट क्वांटिटी 0 है तब डिक्रीमेंट ना करे वो, अगर करंट क्वांटिटी 0 तक ही डिक्रीमेंट करे, अगर -1 में तो हो नहीं सकता ना कार्ट में, तो इसलिए करंट क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 अब तुम्हारा ये कोड परफॉर्म होगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी, बस यहाँ पे माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। तुम्हारा हो गया। अब तुम अगर एक बार ऐप रन, अच्छा उससे पहले हाँ, तो तुमने इंटरफेस यहाँ पे डिक्लेयर तो कर दिया था, उसका इंटरफेस बना दिया था, ठीक है, डिफाइन कर दिया था इंटरफेस को। अब तुम जो तुमने यहाँ कंस्ट्रक्टर बनाया है एडॉप्टर का, उसमें तुमने एक वैल्यू और पास करी आइटम इसमें, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे एक और वैल्यू पास करनी पड़ेगी, तो ये इंटरफेस होगा आइटम इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं आइटम लिस्नर को। अब थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, इसको बस ध्यान से देखना, थोड़ा ये समझ में आ गया तो काफ़ी अच्छा तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इंटरफेसेस की। प्राइवेट वाल लिसनर इक्वल्स टू, पहले मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा है, तुम लोग को सिंगलटन का मतलब पता है? सिंगलटन क्या होता है? ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं इसके कंसेप्ट। इंटरफेस में मतलब वो नहीं होता, तुम्हारा कंस्ट्रक्टर नहीं होता। हाँ कोड प्रोवाइड करेंगे हम लोग गिटहब में। कैन यू एक्सप्लेन ओवरड्राइव कुछ नहीं होता, ओवरराइड होता है। ओवरराइड यूज करके तुम जो मेथड इनहेरिट करा है उसको तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। व्हाट इज करंट काउंट? करंट काउंट तुम्हारा एडिट टेक्स्ट है, तो तुमने यहाँ पे एडिट टेक्स्ट व्यू बनाया था, एडिट टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट व्यू जो तुमने बनाया था ये वाला करंट काउंट टेक्स्ट व्यू जो बनाया था, इसको हम लोगों ने फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करके करंट काउंट में यूज करा है। ये देखो जो इसकी आईडी है टीवी करंट काउंट, इस आईडी को यूज करके हम लोगों ने करंट काउंट में स्टोर करा है इसको। कोई डाउट अभी तक? लाइन 33 ऑफ मेन अडोप्ट। हाँ ये देखो भाई, जो तुम्हारा टेक्स्ट व्यू था करंट काउंट, इसको टेक्स्ट उसका जो मैं टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा एंड इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया।
तो मैं इसमें प्लस माइनस करना है तो इंटीजर में होना चाहिए। ठीक है, तो सिंगलटन्स तुम्हारे जो होते हैं जानता हूँ, सिंगलटन वो होते हैं जो तुम अगर सपोज करो तुमने कोई क्लास बनाई है तो उस क्लास को यूज करने के लिए तुम्हें सबसे पहले उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा तब तुम उसको यूज कर पाओगे। मगर सिंगलटन्स यूज करके तुम उस क्लास को बिना इंस्टेंशिएट करे यूज कर सकते हो। तो तुम्हें उसको इंस्टेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, तुम सिंगलटन यूज करके तुम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने सिंगलटन डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना कीवर्ड यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये सिंगलटन है इसलिए हम लोग इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। डायरेक्टली हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ऑब्जेक्ट एंड तुम्हारा सिंगलटन या क्लास का सिंगलटन क्लास का नाम यूजर एंड फिर जो उसकी प्रॉपर्टीज है नेम एंड उसके मेथड्स। एंड जब तुम्हें वो सिंगलटन कॉल करना है तो तुम डायरेक्टली उस क्लास के नाम से कॉल कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ यूजर डॉट ग्रीट कॉल करा है तो इसका आउटपुट ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये तुम्हारे सिंगलटन्स होते हैं। समझ में आ गया सिंगलटन क्या होता है? ठीक है, आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। तो तुम एक सिंगलटन बना रहे हो यहाँ पे, जो तुमने लिसनर ऑब्जेक्ट बनाया है, ये लिसनर ऑब्जेक्ट बनाया है तो तुम एक वो बना रहे हो सिंगलटन बना रहे हो, सिंगलटन को तुम इस लिसनर में स्टोर कर रहे हो। ठीक है, एंड तुम उस सिंगलटन में, सिंगलटन तुम्हारी क्लास है उसमें तुम ये वाली क्लास इनहेरिट कर रहे हो। तुम इसको डायरेक्टली तो यूज नहीं कर सकते इंटरफेस को क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है, तुम डायरेक्टली इंस्टेंशिएट कर नहीं सकते हो, तो तुम्हें इनहेरिट ही करने पड़ेगा। तो हम लोग जो क्लास बनाई है उसमें हम लोग ने इनहेरिट करा है आइटम लिसनर। ठीक है, एंड क्योंकि ये मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट है, बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं सारे मेथड इंटरफेस के, तो तुम्हें ये मेथड भी ओवरराइड करना पड़ेगा। आगे समझिए। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा डॉक्यूमेंटेशन। तो थोड़ा मतलब थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के थोड़े जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनमें से आता है ये सिंगलटन्स और इंटरफेस, क्योंकि ये प्रायर प्रोग्राम एक्सपीरियंस ट्रैक है तो इसलिए मैंने सोचा यही कर देते हैं आज। ठीक है, तो हम लोग ने सिंगलटन डिफाइन करा है। तुम अभी के लिए सिंटैक्स याद कर लो, तुम बाद में पढ़ सकते हो जब तुम आगे अपने कोर्स में पढ़ोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में तो तुम समझ जाओगे क्या होता है ये इंटरफेस और सिंगलटन्स वगैरह। ठीक है, तो तुमने ये मेथड वो कर लिया नैरेट ये वाला, एंड उसमें तुम्हारी पोजीशन है एंड क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना देते हैं प्राइवेट वेयर यू विल कॉल इट टोटल प्राइस, इसकी वैल्यू होगी 0, स्टार्टिंग में 0 होगी। ठीक है, फिर इससे पहले यहाँ पे एक चलो वन में कर लेंगे कोई नहीं। फिर ऑन आइटम क्लिक जो तुम्हारा था, अब तुम इसमें डिफाइन कर लो तुम्हें क्या करना है, टोटल प्राइस प्लस इक्वल्स टू आइटम्स एट दैट पोजीशन इनटू क्वांटिटी। तुम्हारी अगर क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो माइनस हो जाएगा वो प्राइस, डॉट प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो क्वांटिटी अगर तुम्हें नेगेटिव होगी तो ये माइनस हो जाएगा, पॉजिटिव होगी तो प्लस हो जाएगा टोटल प्राइस में। ठीक है, अब यहाँ पे एक हम लोग बटन बना देते हैं सबसे पहले चेकआउट की, जिसको यूज करके तुम चेकआउट करोगे कार्ट अपनी। आईडी दे देते हैं चेकआउट। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब जब ये इंक्रीमेंट हो रहा है ना तो हम लोग टोटल प्राइस इस बटन में ही शो कर देंगे कि तुम्हारा टोटल प्राइस करंट कितना। ठीक है, तो बटन इक्वल टू
find by id, okay, r dot id dot dt checkout button dot text equals to total price ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग टेक्निक होती है। तुम डॉलर और ये कर्ली ब्रेसेस यूज करके तुम इसमें वेरिएबल्स ऐड कर सकते हो टोटल प्राइस, ठीक है। तो हम लोग ने लिसनर यहाँ पे डिफाइन करा था वो पास कर देंगे हमारे अडॉप्टर में, कंस्ट्रक्टर में। आप रन करके देख लेते हैं एक बार, चलना चाहिए अब तो, ठीक है। तुम यहाँ पे देखो, दिख रहा है तुम लोग को? दिस इज ट्रैक 2, इट इज नॉट फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। थोड़ा तुम्हें मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। You can find the track 1 for beginners on our YouTube channel, हाँ both the events. And recording, we don't know, maybe it would take some time, like a week or so, because we are हम्म seeing like many students are just not joining the event because they think recording would be made available later, and it would cause problem if we invite guest speaker in future events and they don't attend the event, so it would reflect negatively for us. So we are thinking how to tackle this, so please be patient. So Ankur, over to you. हम्म हाँ, बस हम लोग का ऐप अब बन चुका है। अब तुम यहाँ पे देखो बटन है तुम्हारी डिक्रीमेंट करने की और इंक्रीमेंट करने की। तो जैसे ये तुम लोग को टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये वाला टेक्स्ट दिख रहा है ना आशुतोष? कैन यू सी द टेक्स्ट? What text? दिस एमुलेटर टेक्स्ट, Yeah, belt, bracelet, ओके। cap, right? Okay, check कैन यू out. सी द प्राइस? कैन यू सी द प्राइस? It's rupees 1000 something. अब सही It's है? a little अब सही है? blur. Yeah, up say. ठीक है। तो मैंने ये बटन सेट करी थी। अब तुम देखोगे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये बढ़ रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। डिक्रीमेंट करने पे डिक्रीमेंट हो रहा है एंड जीरो से नीचे जाने पे कुछ नहीं हो रहा है क्लिक करने पे, ठीक है। अब तुम जैसे तुमने दो ये ऐड करी तो तुम नीचे देखोगे चेकआउट में यहाँ पे 2000 आ गया, तो हम लोग ने टोटल प्राइस ऐड कर दिया था चेकआउट में, ठीक है। यहाँ पे रुपीज और ऐड कर देते हैं, ठीक है। पहले तो कुछ नहीं था। जब मैंने यहाँ पे जैसे सपोज करो ग्लव ऐड करा ₹200 का ऐड करा तो यहाँ पे आ गया ₹200। ऐसे ही जैकेट ऐड करी 4000 की तो यहाँ पे 4200, 200 का ग्लव और 4000 की जैकेट। ऐसी कुछ भी ऐड कर लो, स्कार्फ ऐड कर लो तो 900 और ऐड होगा इसमें, स्कर्ट। तो तुम जैसे जैसे इंटरेक्ट कर रहे हो इसमें वैसे वैसे ये डिस्प्ले कर रहा है। मैंने एक ग्लव हटा दिया सपोज करो 200 का तो 200 कम हो गया और 200 और 200, ठीक है। So this is how interface and recycler view works. तो मैं थोड़ा सा हाँ नेक्स्ट वीक हमारा गिट एंड गिटहब और ओपन सोर्स के ऊपर इवेंट होगा जिसमें हमने 2 स्पीकर बुलाए हुए हैं, गेस्ट स्पीकर्स। बोथ हैव contributed to open source. One is a GSOC scholar and another is Outreachy scholar. If you don't know about these programs, we will also discuss this in the event. So make sure you register for that. And Suraj, you can subscribe to our YouTube channel. The first track is there. I'm just sharing the link in the chat. If you have any question, we can answer it really quick. We are already over the time. एंड Right, बस Ankur? एक चीज और मैं बता दूं, मैंने बोला था बाइंडिंग का बताने के लिए, बस 2 मिनट लगेंगे Yeah, इसमें। sure. इतना तो तुम लोग को समझ में आ गया ये सब कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो सब हो रहा है परफेक्टली वर्क कर रहा है। एंड तुम यहाँ पे देखोगे तुम फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करते हो तो ये थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए तुम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, तुम लोग याद कर सकते हो इसको अभी के लिए। तो तुम लोग यहाँ पे जाओ सेकंड ग्रेडल फाइल में एंड
इसमें एक ऑप्शन ऐड कर दो, व्यू बाइंडिंग enabled equals to true, एंड यहाँ पे सिंक का ऑप्शन आएगा, सिंक नाउ तो कर देना, एंड तुम व्यू बाइंडिंग यूज कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब व्यू बाइंडिंग यूज करने के लिए तुम सबसे पहले जो तुम्हारा ऑन क्रिएट मेथड था ना, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ वैल बाइंडिंग इक्वल्स टू, एंड जो तुम्हारा लेआउट फाइल थी, जो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल थी, तो मैं इसमें जो ये स्पेस होते हैं ना, इसको हटा के तुम्हें मतलब बाइंडिंग में ऊपर ऊपर से बता दूं मैं क्या होता है। बाइंडिंग में तुम्हारी जो एक्सएमएल फाइल होती है ना, इसकी एक क्लास बन जाती है, मतलब ये तुम्हारा एक्सएमएल कोड एक तरह से समझ सकते हो कॉटलिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो तुम उस कॉटलिन कोड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो एक्टिविटी मेन है, इसकी कॉटलिन फाइल बनी होगी एक्टिविटी इन बाइंडिंग, इस नाम से बनी होती है। ठीक है, डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर। ठीक है, तुमने ऐसे तुम बाइंडिंग ऑब्जेक्ट को बनाते हो, एंड फिर तुम अब जैसे तुम्हें यहाँ तुम कर रहे थे जैसे क्या व्यू फाइंड व्यू आईडी, अब इसकी जगह तुम कर सकते हो बाइंडिंग डॉट आरवी मेन, बस इतना सा करना है तुम्हें, फाइंड व्यू आईडी नहीं यूज करना तुम्हें। ठीक है, ऐसे ही तुम यहाँ पे भी अगर तुम इसको ग्लोबल बना दोगे तो तुम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो उसको। जैसे मैंने अभी इसको लोकल बनाया था ऑन क्रिएट में, मैं इसको ग्लोबल बना देता हूँ, प्राइवेट डेटा नेट बाइंडिंग। यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा, एंड तुम्हें यहाँ एक और चेंज करना पड़ेगा, सेट कंटेंट व्यू में तुम पहले ये रिटर्न कर रहे थे ना, उसके लिए तुम्हें बाइंडिंग डॉट रूट रिटर्न करना है। ठीक है, पहले तुम रिटर्न कर रहे थे ये एक्सएमएल फाइल, अब तुम एक्सएमएल तो यूज नहीं कर रहे हो, बाइंडिंग यूज कर रहे हो, बाइंडिंग डॉट रूट। ठीक है, इतना होता है बस बाइंडिंग, मतलब इतना नहीं होता, तुम अभी इतना पढ़ रहे हो, बाइंडिंग में काफी काफी डीप टॉपिक है व्यू बाइंडिंग, एक क्लास में तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसा हम लोग का पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम कर रहे हैं नॉर्मली। तो ये होती है तुम्हारी व्यू बाइंडिंग। तो वैसे फिर तुमने क्या करा, यहाँ पे गए सेकेंड वाली बिल्ड डॉट गेटर फाइल में, यहाँ मॉड्यूल लिखा हुआ है, तो उसे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके जो एंड्रॉइड वाली ये थी, तो उसमें तुमने यहाँ पे एक और वेरिएबल डाल दिया व्यू बाइंडिंग एनेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, अब फिर तुम एक्टिविटी फाइल में गए अपने, तुमने एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया बाइंडिंग नाम से, एंड उसका टाइप होगा एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, जो भी तुम्हारी एक्सएमएल फाइल है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा नाम सेट होगा। ठीक है, फिर इसके बाद बाइंडिंग ऑन क्रिएट मेथड में तुम्हें सबसे पहले बाइंडिंग इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम इसको हर जगह यूज कर रहे हो। तो इंस्टेंशिएट करने के लिए एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, एंड फिर लेआउट इन्फ्लेटर तुम पास कर दो। फिर इसके बाद सेट कंटेंट व्यू में तुम एक्सएमएल नहीं यूज कर रहे, इसलिए तुम बाइंडिंग डॉट रूट को रिटर्न कर दोगे, एंड फिर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए तुम बाइंडिंग डॉट डायरेक्टली उसकी आईडी एक्सेस कर सकते हो कहीं से भी। यहाँ पे तुमने इसको एक्सेस करना है बाइंडिंग डॉट ये कर दो, एंड अगर तुम्हें ये भी नहीं करना तुम डायरेक्टली ऐसे ही कर दो, इंस्टेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, ये भी कर सकते हो डायरेक्टली बाइंडिंग डॉट आरवी में डॉट डॉट बन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी बाइंडिंग डॉट बीटी चेकआउट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, वो रन करके देख लेते हैं आखिरी बार। रन हो गया, कार्ट में आइटम ऐड कर रहे हैं तो प्राइस बढ़ रहे हैं। ठीक है, आ गया होगा समझ में। सो Are there any question? Suraj, maybe we don't know if you have. It would be if we are conducting a session on Android dev in future for beginner, it would be really basic like हाँ, हम लोग जनरली ऐसे सेशन मतलब ऑर्गेनाइज करते रहेंगे जितनी हम लोग की कैपेबिलिटी होगी।
एंड जो हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं अभी, उसमें भी हम लोग कुछ लोग सेलेक्ट करेंगे, उनको हम लोग मतलब अलग से भी सिखाएंगे कि एंड्रॉयड के चीज़ें सब सिखाएंगे हम लोग उनको। तो हम लोग टास्क अपना अच्छे से कर लो, एंड जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे से कर लो, एंड यू विल बी सेलेक्टेड। काफ़ी फ़ायदा होगा तुम लोग का। पूरा रोड मैप दिखाएंगे हम लोग तुम्हें।